प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास की शुरुआत होती है। इसके पहले हम लोगों ने भाषा और आधुनिकता नामक पाठ को पढ़ रहे थे और उसमें से व्याख्या नंबर 1 को हम लोगों ने पढ़ा था। उसके आगे आज व्याख्या 2 है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है, अगर उसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। क्या है? भाषा और संस्कृति क्या है? इनके जो संबंध हैं, भाषा और संस्कृति के जो संबंध हैं वो कैसे हैं? अटूट हैं। माने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर क्या हो गया कि संस्कृति और भाषा। संस्कृति का मतलब, भाषा का मतलब भाई बोली, भाषा का मतलब बोली, और संस्कृति का मतलब रहन सहन और रीति रिवाज। भाषा और संस्कृति आत्मसत्ता नहीं है, आत्मसत्ता होगा। आत्मसत्ता नहीं है, आत्मसत्ता होगा, माने आत्मा की सत्ता। ठीक है। तो क्या हुआ कि संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपको बताया कि भाषा और संस्कृति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अब चूंकि संस्कृति में परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है, संस्कृति देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, तो कहने का भाव यह है कि जब संस्कृति में परिवर्तन हो सकता है तो भाषा में परिवर्तन हो सकता है, कि क्योंकि भाषा और संस्कृति एक दूसरे के अटूट अंग हैं। फिर क्या कह दिया? अब देखिए, इस बात को अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो इसको ध्यान से देखिएगा कि संस्कृति में परिवर्तन हो सकता है, संस्कृति में परिवर्तन हो सकता है। भाषा और संस्कृत दोनों एक चीजें हैं।
तो चलिए भाषा में परिवर्तन, जबकि भाषा में संस्कृति का ही वर्णन होता है, तो संस्कृति में जब परिवर्तन होगा तो भाषा में परिवर्तन होना अवश्यंभावी है, निश्चित है। संस्कृति में परिवर्तन होना अवश्यंभावी निश्चित है। और भाषा और संस्कृति एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं निःसरित का मतलब होता है निःसृत, माने निकला हुआ। फिर संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी, संस्कृत परंपरा से निकलने पर, उत्पन्न होने पर, प्रकट होने पर क्या है, होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। जब संस्कृति में परिवर्तन होगा तो भाषा में परिवर्तन होगा, और जब भाषा में परिवर्तन होगा तो संस्कृति में परिवर्तन होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जो भी परिवर्तन होगा और भाषा में परिवर्तन होगा तो संस्कृति में दिखेगा, और संस्कृति में परिवर्तन होगा तो भाषा में दिखेगा। अर्थात एक दूसरे के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। एक दूसरे के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए क्या करना होगा, करें उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। जिस प्रकार से विज्ञान की प्रगति, विज्ञान में प्रगति निश्चित रूप से होती है, उसी तरह से भाषा में भी प्रगति निश्चित रूप से देखी जा सकती है। भाषा में भी प्रगति निश्चित रूप से देखी जा सकती है। और विज्ञान और भाषा, विज्ञान और भाषा, विज्ञान और संस्कृति, इन दोनों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से दिखाई दे रहा है। आत्मसात का मतलब होता है आत्मिक तत्व को ग्रहण करना, स्वीकार करना, मानना आदि आदि। करें वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों का शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा में परंपरागत प्रयोग पर्याप्त तो नहीं है। कह रहे हैं कि अगर वैज्ञानिक आविष्कारों को हमें क्या करना है, प्रभाव के कारण, उनके असर के कारण ये उत्पन्न होने वाली नई सांस्कृतिक हलचलों, सांस्कृतिक गतिविधियों के, संस्कृतियों के क्या होने से, उत्पन्न होने से को शाब्दिक रूप, शब्द के रूप में, भाषा के रूप में, शाब्दिक रूप का मतलब शब्द के रूप में, भाषा के रूप में देने के लिए उसका परंपरागत प्रयोग अर्थात पूर्व काल से चला आ रहा प्रयोग ही हम करते रहेंगे, तो उसे भाषा में आधुनिकता के मार्ग में, आधुनिकता के क्षेत्र में किया गया उचित या सार्थक या पर्याप्त प्रयास नहीं कहा जा सकता है। सार्थक, उचित और पर्याप्त प्रयास नहीं कहा जा सकता है। उसके लिए हमें निश्चित रूप से विशेष रूप से प्रयास करना होगा। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भावी योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अगर उद्भूत माने होता है बेटा उत्पन्न,
उद उद्भूत माने उत्पन्न होने वाली। क्या कहा उन्होंने कि इसके लिए नए प्रयोग, भाषा में नए शब्दों के प्रयोग के लिए, भाषा में नए शब्दों के प्रयोग के लिए नई नई योजनाएं बनानी होगी, नई नई योजनाएं बनानी होगी। और उस योजनाओं को, जो योजना हम बनाते हैं, उनको क्या करना होगा, कार्य रूप में परिणित करना होगा। और कार्य रूप में परिणित करने का मतलब यह है कि नए नए शब्दों की खोज करनी होगी, नए नए शब्दों को स्वीकार करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? उद्भूत माने, उद्भूत माने समझ में आ गया बेटा? उद्भूत माने समझ में आ गया ना? चलते हैं आगे। अब प्रश्न यह है कि भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है? भाषा का मतलब क्या है? बोली। कि बोली, भाषा, अब जो हम बोलते हैं वही लिखा जाता है, जो हम बोलते हैं वही लिखा जाता है। तो क्या है? भाषा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? भाषा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? कैसे संभव है? इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए, अभी पूछ रहे हैं महती। महती माने बहुत अधिक। महती माने बेटा होता है बहुत अधिक, या ज्यादा भी कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है? कह रहे हैं यत्न साध्य व सहज सिद्ध। दो प्रकार के इन्होंने बताया कि दो प्रयास किए जा सकते हैं। एक यत्न साध्य, एक सहज सिद्ध। यत्न साध्य का मतलब होता है कि प्रयास करके परिवर्तन किए जाएं, कोशिश करके परिवर्तन किए जाएं। और सहज का मतलब होता है भाई स्वाभाविक रूप से। एक तो स्वाभाविक परिवर्तन दिखाई देता है, एक कोशिश करके, प्रयास करके परिवर्तन किया जाता है। एक कोशिश करके, प्रयास करके परिवर्तन किया जाता है, एक स्वाभाविक रूप से परिवर्तन दिखाई देता है। किस प्रकार से परिवर्तन करना होगा? यत्न साध्य, यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य यह है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना चाहिए। अगर भाषा को यत्न साध्य माने प्रयास करके, यत्न के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। भाषा में परिवर्तन प्रयास करके, कोशिश करके, मेहनत करके सिद्ध किया जा सकता है। कह रहे हैं भाषा यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य है कि भाषा को युगानुकूल, भाषा को समय के अनुसार। भाई जब समय बदलेगा समाज बदलेगा, जब समय बदलेगा समाज बदलेगा, और क्या हो जाएगा? तो समय और समाज के अनुसार भाषा में भी परिवर्तन अपेक्षित हो जाते हैं। भाषा में भी परिवर्तन करना होगा, भाषा के भी परिवर्तन के लिए प्रयास करने होंगे। और उस परिवर्तन के पीछे किसी व्यक्ति विशेष का, एक संज्ञा का, एक नाम का, एक लोग का योगदान हो सकता है, और व्यक्तियों के समूह का भी। कुछ लोग मिल करके
ये परिवर्तन करेंगे, यूनिट के रूप में, समूह के रूप में ये यत्न साध्य परिवर्तन करेंगे, अथवा स्वयं एक व्यक्ति के प्रयास से ये भाषा में परिवर्तन दिखाई देगा या परिवर्तन किया जा सकता है। सहज सिद्ध से आशय, सहज सिद्ध से तात्पर्य है, सहज सिद्ध का मतलब जो अपने आप हो जाए। एक तो भाषा में परिवर्तन प्रयास करके किया जा सकता है और एक तो भाषा में परिवर्तन साधारण सामान्य रूप से होते रहते हैं। फिर क्या करना होगा कि इतना ही नहीं, भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की उपेक्षा नहीं रखती है। क्या कह रहे हैं कि सहज सिद्ध से आशय इतना है कि भाषा में यह गति स्वाभाविक होने के कारण, भाषा में जो यह परिवर्तन की गतिशीलता है ये स्वाभाविक रूप से निरंतर आगे बढ़ती रहती है। फिर क्या होगा, जब यत्न साध्य होगा, स्वयं करते रहेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये सहज और क्या करते, प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं होती, इसके लिए कोई कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, जो खुद ही हो जाए, सहज सिद्ध का मतलब, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं, यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों पर पर्याप्त अनुशीलन करें, उपलब्ध भाषा का जो भाषा है उसकी गहराई से, उसको गहराई से सोचा जाए, समझा जाए और विचार किया जाए, मनन किया जाए, तब क्या हो जाएगा, उसका हम वैज्ञानिक आधारों पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके विषय में अध्ययन करें, कोशिश करें, परिवर्तन करने का प्रयास करें, तब क्या हो जाएगा भाई, तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। अर्थात भाषा में जो परिवर्तन की बात की जा रही है, यत्न साध्य, सहज सिद्ध अथवा यत्न साध्य, सहज सिद्ध अथवा यत्न साध्य की जो बात की जा रही है, तो क्या है, तो भाषा में परिवर्तन इसी प्रकार से स्वाभाविक रूप से किए जा सकते हैं, प्रयास करके किए जा सकते हैं। अनुशीलन का मतलब बेटा होता है कि मनन करना, चिंतन करना, पढ़ना, समझना, उस पर निष्कर्ष निकालना। अनुशीलन का मतलब होता है पढ़ना, समझना और मन में ग्रहण करना और उस समस्या का समाधान करना। अनुशीलन का मतलब पढ़ना, और पढ़ करके छोड़ देना नहीं, पर पढ़ करके उसका निष्कर्ष निकालना, ये होता है अनुशीलन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगर कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं, और थोड़ा क्लास भी शेयर कर दिया करिए ना। क्लास तो आप लोग बिल्कुल से शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल ही शेयर नहीं करते हैं ना। ये भाषा और आधुनिकता शीर्षक है बेटा, और दूसरी क्लास इस पर है। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहे हैं 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शताब्दी में जापानी भाषा में इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशें से संपन्न बनाया। क्या किया, जो यत्न साध्य की बात चल रही थी, यत्न साध्य की बात चल रही थी, उसकी बात कह रहे हैं कि यत्न साध्य परिवर्तन अन्य भाषाओं में किए गए हैं।
अन्य भाषाओं में यत्न साध्य परिवर्तन किए गए हैं। और परिवर्तन कैसे किए गए हैं? 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा में प्रयास करके लोगों ने 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा में परिवर्तन करने की भरपूर कोशिश की है। फिर क्या हुआ? उसी प्रकार से 20वीं शताब्दी में जापानी भाषा में भी नवीनीकरण की पद्धति, माने नए शब्दों के उद्भव, नए शब्दों के व्याकरण के सिद्धांतों पर कसौटी पर कसने का कार्य किया गया है। कह रहे हैं पद्धति को अपनाने की कोशिश थी, इस पद्धति को अपनाने के प्रयास किए गए हैं। कौन से? यत्न साध्य, जो बात कही गई थी कि यत्न साध्य और सहज सिद्ध, तो सहज सिद्ध नहीं बल्कि यत्न साध्य के दिशा में जापान ने जापानी भाषा में प्रयोग किया है। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। हर भाषा का क्या होता है? एक अपना स्वभाव होता है, उसका गुण होता है, उसकी विशेषता होती है। हर एक भाषा की विशेषता होती है, गुण होता है, उसका स्वभाव होता है भाई। अब ऐसा नहीं है कि अगर जापानी भाषा में ये किया जा चुका है तो हिंदी भाषा में भी किया जा सकता है। एक भाषा के सिद्धांत दूसरी भाषा के सिद्धांतों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। फिर क्या कह दिया कि शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। माने शब्द निर्माण, शब्द को बनाने में, और शब्द को बनाने में और अर्थ को व्यक्त करने में उसका अपना रुख माने पूछा है आपने, रुख का मतलब होता है स्वभाव या गुण या अर्थ। शब्द के विषय में अर्थ कह देंगे, ठीक है ना। तो उसका अपना अलग रुख होता है, उसका अपना स्वभाव होता है। प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं हैं, उसकी अपने अपने गुण, अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है तो फिर हम आगे चलते हैं। कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइए। कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो बताएं। परवर्ती माने होता है बाद, परवर्ती माने होता है बाद की। एक होता है ना पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती परवर्ती जानते हैं कि नहीं जानते? पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती माने पहले ना, और बताइए किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव भाई। प्रवृत्ति का मतलब होता है स्वभाव या गुण या विशेषताएं।
ठीक है ना? ठीक है। और बताइए, और कहां पे पूछना है? ठीक है, चले बेटा आगे। चलिए देखिए, कह रहे हैं उस विशेष प्रवृत्ति के रूप को ध्यान में रखकर ही, क्या कह रहे हैं? प्रवृत्ति का मतलब आप लोगों ने पहले ही पूछ लिया है। प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव, गुण और विशेषता। उसी विशेष गुण के विषय में हमें ध्यान रखना होगा, इसी विशेष गुण के विषय में हमें सोचना होगा, तभी हम भाषा में आधुनिकता का संचार कर सकते हैं। तभी हम भाषा में आधुनिकता का संचार करते हैं जब हमारे अंदर क्या हो जाएगा? विशेष प्रवृत्ति, विशेष गुण। कह रहे हैं कि रुख को ध्यान में रखकर ही, बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए, हम कह रहे हैं कि हम दूसरी भाषा के तत्व को, अर्थ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं, आधुनिकता का संचार कर सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान होना चाहिए, क्या ध्यान होना चाहिए? कि किसी भी भाषा के शब्द को विकृत माने बदले बिना विकृत का माने बिना बदले हुए, बिना उसके स्वरूप को परिवर्तित किए हुए, बिना उसके सिद्धांत को परिवर्तित करे हुए, उसको कहने विकृत का मतलब उसके मूल रूप में नहीं। किसी भी भाषा का जो मूल शब्द होता है, मूल विशेषताएं होती हैं, मूल गुण होता है, मूल स्वभाव होता है, मूल सिद्धांत होता है, उस मूल सिद्धांत को बिना क्षति पहुंचाए, बिना उसका नुकसान किए, बिना उसे क्षति पहुंचाए, हम क्या करेंगे? दूसरी भाषा में स्वीकार कर सकते हैं और स्वीकार करना होगा। हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। कहने का भाव यह है कि एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि दूसरी भाषा से आने वाले शब्द में हम कोई परिवर्तन न करें। हम मूल रूप से जिस भी भाषा के शब्द को स्वीकार करना है, स्वीकार कर लें। फिर क्या कह दिया है? चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी स्वतंत्र होना चाहिए। यह अर्थात दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में मूल रूप से स्वीकार करने की परंपरा रीति को हमें क्या करना होगा? स्वीकार करना होगा, अपनाना होगा।
चंद रूपगत परिवर्तन माने छोटे छोटे परिवर्तनों के साथ अगर जरूरत पड़े तो उसके रूपगत माने रूप या शब्दों की आकृति में, शब्दों की बनावट में, लिपि के लिखने में परिवर्तनों के साथ अगर थोड़ा मोड़ा परिवर्तन करने के बाद भी हम अपनी भाषा में उसे स्वीकार करते हैं। और ये कहां है? यह काम एशिया और अफ्रीका में इस प्रकार के परिवर्तन किए जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साहित्य सृजन के कार्य को हम क्या करेंगे? करते रहेंगे। अभी दो बातें कही गई थी, यत्न साध्य और सहज सिद्ध। तो वैज्ञानिक साहित्य सृजन का मतलब यत्न साध्य की बात कर रहे हैं। अगर हम यत्न साध्य कर सिद्धांत पर चलते रहेंगे तो साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में सत्वर होना चाहिए। सत्वर माने शीघ्रता से, जल्दी से। क्या है कि प्रत्येक देश के साहित्य सृजन में जो देश पिछड़े हुए हैं उनमें यह यत्न साध्य माने विशेष रूप से किया गया प्रयास शीघ्रता से होना चाहिए और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। कह रहे हैं और इस प्रकार के प्रयास के करने की अर्थात यत्न पूर्वक क्या करना है? यत्न पूर्वक ऐसे साहित्य का सृजन करना होगा। यत्न पूर्वक माने प्रयास पूर्वक, और यत्न साध्य और सहज सिद्ध माने यत्न साध्य माने प्रयास करके सिद्ध करना, और सहज सिद्ध का मतलब स्वाभाविक रूप से कार्य की सिद्धि होना। या क्या होना भाई? स्वाभाविक रूप से भाषा में परिवर्तन होना। हाँ बेटा, अगर कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं। कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं, जल्दी बताएं। सत्वर माने होता है बेटा शीघ्रता से, जल्दी से, गतिशीलता से, तुरंत, तत्काल। और बताइए। सत्वर माने बता दिया बेटा। सत्वर माने बता दिया है। सृजन माने निर्माण करता या सर्जक शब्द आया है माने निर्माण करता। सर्जक माने निर्माण करता। और बताइए। और बताओ भाई, जल्दी बताओ। किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। सत्वर माने बता दिए। सत्वर माने शीघ्रता से आगे बढ़ना।
सत्वर माने शीघ्रता से आगे बढ़ना। सब लोग लिखिए, नो प्रॉब्लम, जल्दी से लिखिए। सब लोग लिखिए, नो प्रॉब्लम, जल्दी से। जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो। जल्दी से बताइए। प्रवृत्ति का मतलब बेटा बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव, गुण, विशेषताएं। ठीक है, प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव, गुण, विशेषताएं। बेटा देखो, नोटिफिकेशन जो है वो यूट्यूब से दिन भर में पूरा नहीं जाता है, क्लास चलती रहती है। आप लोग जी, आप लोग क्या करना है, आप लोगों को देखिए 2 बजे से 3 बजे से पर डे क्लास चल जाती है और टाइमली चलती है, पर डे क्लास चलती रहती है। टाइम टेबल आपके यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट पर, आप लोग जा करके देख सकते हैं, वहाँ से टाइम टेबल नोट कर सकते हैं और जिस क्लास की जो टाइमिंग है वहाँ पे लिखी हुई है। अब बार बार तो क्लास में टाइम टेबल नहीं बताया जा सकता ना। भाषा की डिफिनीशन, भाषा का मतलब ये होता है जो हम बोलते हैं वही भाषा है। भाषा क्या करती है, हृदयस्थ भाव को, भाषा हृदयस्थ भाव को प्रकट करने का माध्यम है। भाषा हृदयस्थ भाव को, अब हृदयस्थ भाव क्या होता है, माने हृदय में स्थित भावों को प्रकट करने का माध्यम भाषा है। और भाषा का मतलब बोली है, बोली का मतलब जो हम बोलते हैं, और भाषा में जो हमारे हृदय में, मन में बातें होती हैं उसको क्या करते हैं, भाषा के माध्यम से ही प्रकट किया जाता है। और भाषा के विषय में बहुत कुछ है। भाषा से मनुष्य का व्यक्तित्व, भाषा से मनुष्य का व्यक्तित्व प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है। बोली भाषा से हम किसी को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, परख पाते हैं, उसके अंतर्निहित भावों को, उसके अंतर्निहित भावों को उसकी वाणी के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर हम आकलन कर लेते हैं। और अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो डिफिनीशन कहते हैं हृदयस्थ भावों को प्रकट करने का माध्यम भाषा है। चलिए खैर, और अगर कुछ बताओ भाई, कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो? जल्दी पूछ लीजिए।
जल्दी पूछ लीजिए वरना क्लास को भाई खत्म किया जाएगा। क्या पूछना चाहते हैं? भाषा और आधुनिकता का मतलब होता है भाषा में आधुनिकता का संचार। भाषा में आधुनिकता का संचार। ठीक है, सब पढ़ाएंगे बेटा, क्रमशः पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे ना। आप परेशान मत होइए, बस लगातार पढ़ते रहिए। मैं पढ़ने कहता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि कोई भी चीज़ न पढ़ाई जाए। अब ये अलग बात है, मैंने पहले भी कहा है कि जब गद्य पढ़ाएंगे तो कुछ कहेंगे पद्य पढ़ाइए, जब पद्य पढ़ाएंगे तो कुछ कहेंगे संस्कृत पढ़ाइए, फिर कहेंगे ग्रामर पढ़ाइए। ये चलता ही रहता है। आप लोगों ने गद्य इसके पहले भी पढ़ा होगा और क्या है, आप लोगों ने इसके पहले भी गद्य पढ़ा होगा, लेकिन गद्य कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा, आपको खुद ही पता है, उसको ज़्यादा बताने की कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए गद्य जो होता है बेटा, वो गद्य क्या होता है, कहते हैं गद्यम गद्यः कवि नाम निकषम वदन्ति। गद्य क्या होता है, गद्यः कवि नाम निकषम वदन्ति। इसका मतलब ये होता है बेटा, इसकी हिंदी ये होती है कि गद्य तो कवियों की कसौटी है, गद्य तो कवियों की कसौटी है। गद्य को समझना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन गद्य को पढ़ना लोगों ने आसान बना रखा है। बस क्या हुआ कि कॉलेज में गए, जहाँ भी गए, कहें यहाँ से यहाँ तक तुम पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक तुम पढ़ो और कहानी ख़त्म। जो मीनिंग ना आती हो एक आध पूछ लो, काम ख़त्म। ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन भाई मैं गद्य पर बहुत फोकस करता हूँ, और फोकस करने का मतलब ये है कि जिसको गद्य नहीं समझ में आएगा उसको हिंदी क्या समझ में आएगी। ठीक है ना। थोड़ा अब ज़्यादा फास्ट कर देंगे तो फिर उड़ जाएगा, इसलिए बहुत धीरे धीरे आराम से आपको पढ़ाया जाता है। आप परेशान मत होइए, आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरह से पूरा किया जाएगा। हम लोग पूरी तरह से पूरा करेंगे, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका ये दायित्व है कि समय से आइए, पढ़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम हम लोगों को बताइए। और मेरी तरफ से भाई संजय भाई को बहुत बहुत मेरी तरफ से आशीर्वाद, मेरे ग्रुप की तरफ से आशीर्वाद सब लोगों को। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ओके, बाय बाय, टाटा।